जैसा आप लोगों को पता है कि 23 जनवरी को रिजल्ट आया है और कल जो है 24 जनवरी को माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बहुत सारे वो आंकड़े और सवाल उठाए हैं और एक तरह से अपने आप को बेदाग करने की कोशिश की है। तो उसी बात पे हम लोग तथ्यात्मक एक तरह से रिप्लाई भी करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है कि रिजल्ट जारी होने के बाद भी हम लोग ये सत्याग्रह हम लोग का कंटिन्यू है। और क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि जो बीपीएससी की जो ये बहाली की पूरी प्रक्रिया है 17वीं बीपीएससी की, उसमें जो पीटी की परीक्षा है 13 तारीख को एक बार हुई, दोबारा 4 जनवरी को। तो उसका जो रिजल्ट जारी किया गया है, उस रिजल्ट जारी करने का प्रोसेस बिना नॉर्मलाइजेशन, बिना स्केलिंग के, कौन सा वो प्रोसेस है जो बीपीएससी ने ईजाद किया है। और कल मीडिया के द्वारा सवाल पूछे जाने के बावजूद उस चीज़ को उन्होंने बताया नहीं और बहुत से आंकड़े जो गैर जरूरी आंकड़े थे वो उन्होंने पेश किए। तो एक आंकड़ा मैं भी उनको बताना चाहता हूं कि 13 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में लगभग 6.3% लोग पास हुए हैं पीटी की परीक्षा। वहीं जो 4 जनवरी वाला है उसमें लगभग 20% लोग पास हुए हैं उस वाले, यानी कि 13 दिसंबर की तुलना में 4 जनवरी वाले में 3 गुना लोग अधिक क्वालिफाई हुए हैं। वही जो हमारा आरोप बार बार लग रहा था कि वो अनड्यू एडवांटेज जो 4 जनवरी वाले को मिल रहा है वो बीपीएससी के रिजल्ट में ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा है कि बीपीएससी द्वारा ये जवाब दिया गया कि रिजल्ट कैसे जारी किया गया, तो ये बोले कि दोनों जो पाली है उसका आंसर को मर्ज करके, पता नहीं कौन सा टेक्निक है कि मर्ज करके उन्होंने रिजल्ट जारी किया है और मेरिट को तैयार किया गया, जिसके बारे में बीपीएससी के किसी भी एसओपी में, बीपीएससी के द्वारा किसी भी फिक्स मतलब कोई भी जगह पे वेबसाइट पे कोई चर्चा नहीं है उस पद्धति की। तो बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कौन सा टेक्निक है जिसको ज़रा उन्होंने बताया है। जबकि गैर जरूरी आंकड़े जैसे कि परीक्षार्थियों का रोल नंबर, मार्क्स और अन्य बहुत सारे डेटा जो है जिसका कोई मतलब नहीं है वो बता रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिसंबर 6 को उन्होंने नोटिस एक निकाला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। 13 तारीख को परीक्षा हुई, बापू परीक्षा परिसर में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई जिसको रद्द करना पड़ा और 4 जनवरी को दोबारा पेपर लिया गया। लेकिन इसका जो रिजल्ट तैयार करने का जो प्रोसेस है वो उन्होंने नहीं बताया। तो हमारा यही सबसे बड़ा यही सवाल है कि आयोग आपने रिजल्ट जारी जो किया है उसका आप फॉर्मूला बताइए, पब्लिक कीजिए, क्योंकि सारा डेटा एक एक करके आप पब्लिक कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं चाहता हूं कि आप सारा डेटा को पब्लिक कीजिए। अब मेरे बाद राम आगे बताइए। कल जो पूरा का पूरा प्रिंट छपाया गया ये अधिकारियों का कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, इतने बच्चे जो है इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, पूरा का पूरा डेटा लेकर के जो डेटा खेला गया और 3 पेज का जो प्रेस विज्ञप्ति जो बीपीएससी के द्वारा निकाला गया और उसके बाद भी एक नोटिफिकेशन उसमें थी, पूरी की पूरी ये दिखती है कि वो डरी हुई है और जितने भी मतलब ये कालाबाजारी हुआ है इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, स्पष्ट ये दिखता है। दूसरी बात ये देखते हैं कि प्रश्न पत्र प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आया, उसके बाद भी 14 प्रश्न गलत है 13 तारीख को। कुछ प्रश्न ऐसे हैं मतलब स्पष्ट ऑप्शन में अगर ए, बी और डी दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन बी और डी दिया हुआ है और एक से अधिक दिया हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने बी कहा है, मतलब ए बी डी। तो पता नहीं एक्सपर्ट पैनल जिसकी पीठ थपथपा रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन कोचिंग से जो डायरेक्ट प्रश्न आए हैं और जो हम लोग आरोप लगा रहे थे और कोर्ट में भी डाले हैं कि महोदय यहाँ पे ग्रुप में एग्ज़ाम चल रहा था, रिजल्ट के आंकड़े में भी वो झलकती है कि बहुत सारे पेयर हैं जो लगातार सेलेक्ट हुए हैं, 2 इस तरह से सेलेक्ट हुए हैं पेयर, 3 का भी पेयर है जिसमें सिलेक्शन दिख रहा है। और बापू परीक्षा परिसर का जो 22 केंद्र हुआ स्थापित हुआ ये 4 तारीख के पेपर में, वहाँ से 19.60 सिलेक्शन रेट है, यानी प्रत्येक 5 बच्चा में से 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। क्या उसी केंद्र के बच्चे इतना विद्वान थे? जबकि खुद आयोग के चेयरमैन जो माननीय चेयरमैन है वो आकर के बोले कि ये बच्चे उपद्रवी थे। तो उपद्रवी बच्चे का इतना सिलेक्शन कहीं ना कहीं जो है इशारा करता है कि आप कुछ न कुछ गोल माल दिए हैं यहाँ पे। आपने इतना एक्सपर्टीज के बाद ये रिजल्ट जो दिए हैं, 14 प्रश्न जो आपका गलत है, जिसका आप आंसर गलत दिए हैं, प्रोविजनल के बाद जो फाइनल दिए वहाँ पे भी क्लियर नहीं किए, मतलब आप करना क्या चाहते हैं छात्रों के साथ।
और बात रह गया केवल 70 का, तो TRE 3 चाहे अदर भी बच्चे जो हैं सारे के सारे उपद्रवी हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। आप उन बच्चों को 4 तारीख में बैठने के लिए कहा, अनुमति दिया, एडमिट कार्ड जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उन बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं। जो कैमरा में जिसका इसका फोटो दिखा, ये तो शुक्र मनाइए कि वो बच्चे कम से कम दिख गए, नहीं तो सारे सेंटर पे जो चीज़ हुआ है, जो आरोप लगाया गया है, वो ऐसे ही दब जाता। चाहे BS कॉलेज की बात हो, 12-28 में जो प्रश्न पत्र मिल रहा था, चाहे जम्मू हाई स्कूल जमुई का बात हो जहाँ पे ग्रुप में 7 बच्चे एग्जाम दे रहे थे, चाहे मिलेट कॉलेज दरभंगा का बात हो, सब जगह ये हुआ है। आप उसको छुपाने के लिए, अगर वो बच्चा नहीं आता तो ये चीज़ कैसे पता चलता, आप ये चीज़ बताइए। तो आपको जब मामला संज्ञान कोर्ट के संज्ञान में है, आप डिवाइड कैसे कर रहे हैं? और कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो पाइपलाइन में हैं उनको डिवाइड किया जाएगा। तो गलती आपकी, मिसमैनेजमेंट आपका, पेपर घट गए आपका, DM साहब ने खुद बोला है, जबकि एक्स्ट्रा पेपर आता है, मिसमैनेजमेंट आपकी, और आप आरोप थोप रहे हैं बच्चों पे, क्योंकि बच्चे जो बेचारे उनके पास तो पावर नहीं है, वो स्टेट नहीं है, ऑर्गेनाइज संस्था नहीं है, बस यही सब चीज़ जो है आपको भेटती है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में BPSC की तरफ से 14 पिटिशनर में से 3 पिटिशनर के जो नाम डिस्क्लोज़ किए गए, उसमें उनका नंबर बताया गया और उनका मोबाइल नंबर बताया गया, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट का नाम बताया गया जिसको 120 मार्क्स मिले, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो ये जो चीज़ है, ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन डिसीजन के अगेंस्ट है। इसमें क्या होता है कि आप जहाँ पे कन्वीनियंट हो, आप जहाँ कंफर्टेबल हो, वहाँ पे क्या करते हो, आप इन्फॉर्मेशन बताते हो। लेकिन आप जहाँ पे कन्वीनियंट नहीं हो, जहाँ पे आपको लगता है हम कमज़ोर हैं, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन छुपाते हो। ये तो वही बात हो गई कि नमक हम अपने स्वाद के अनुसार देते हैं और डेटा और जो जानकारी है अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। तो ये फिर से मैं आई रिपीट, इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन डिसीजन। शायद आप जानकार लोग होंगे, आपको पता होगा इसके बारे में। दूसरी बात क्या है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन का वायलेशन है। कैसे है? इसमें कि व्हाट अथॉरिटी कांट डू डायरेक्टली बाय लॉज, दे आल्सो कांट डू इनडायरेक्टली थ्रू बाय लॉज। कहने का मतलब, इसको मैं आसान सी भाषा में बताता हूँ कि जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली, जैसे नोटिफिकेशन 6 दिसंबर को आया जिसमें आपने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लाएंगे, तो ये आप नहीं कर सकते हो, तो आपने नहीं किया। लेकिन आपने नॉर्मलाइजेशन के ही एक दूसरे प्रकार को बैकडोर एंट्री देने का काम किया है। तो ये हमारा क्या है, ये अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन है। तो इन दो चीज़ों का वायलेशन है। आप अपने तरफ से हमने अपनी बात रख दी कि इन दोनों का पूरा वायलेशन है। सेक्रेटरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि हमने स्केलिंग, पहले उन्होंने बोला कि हम स्केलिंग जैसी कुछ चीज़ लाएंगे, लेकिन कल उन्होंने क्या बोला कि हमने स्केलिंग जैसा कुछ ऐसा नहीं किया है। तो आपने ऐसा कौन सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिठाया है रिजल्ट को जारी करने में, कृपया उसको स्पष्ट करने की बात करें। क्योंकि आपने कल बोला था कि बातें होनी चाहिए फैक्ट्स पे, बातें होनी चाहिए लॉजिक पे। तो आज हम सारी बातें लॉजिक और फैक्ट्स पे ही कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे। वी आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। नीतीश भाई, अतुल प्रसाद जी जो ऑनरेबल चेयरमैन रहे हैं, इससे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है एग्जामिनेशन पैटर्न में और एग्जामिनेशन प्रोसेस में किसी ने नहीं किया। इससे पहले ऑनरेबल CC सिन्हा जी थे, उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन लाए और 1/3 नेगेटिव जो है पहली बार अतुल प्रसाद जी लेके आते हैं। कोई भी जो है विरोध नहीं होता है। छात्र जो है आम सहमति से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वोटिंग करते हैं और उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। और जो अतुल प्रसाद जी के अभिनव प्रयासों से जो आयोग के प्रति जो एक विश्वसनीयता बढ़ी, जो शुचिता बढ़ी, और उन्होंने जो एक मैसेज दिया छात्रों को कि आप NCERT पढ़िए, आप जो है स्टैंडर्ड बुक का जो है गहन अध्ययन कीजिए, आप एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को रखिए। और उसके बाद जो छात्रों का विश्वास बढ़ा, जो आस्था बढ़ा, जो श्रद्धा बढ़ा आयोग के प्रति, आप देखेंगे लगातार जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़े। जैसे 67 में 7 लाख से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। इसी तरह के एप्लीकेंट्स 68वीं में थे और 69वीं में थे। लेकिन 70वीं में इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी के होने के बावजूद भी जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आस्था श्रद्धा जो बढ़ा छात्रों का, जो विश्वसनीयता बढ़ी आयोग को लेके, आपने पूरे के पूरे जो एस्टेब्लिश जो स्टैंडर्ड था उसको आपने ध्वस्त कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप कल सौम्यता दिखा रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो संवेदनशीलता दिखा रहे थे,
आप अगर छात्रों के प्रति संवेदनशील रहते तो 13 तारीख को इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। आपने शुरू से ही छात्रों को मिसलीड किया। चेयरमैन साहब एडवर्टाइजमेंट के समय बोलते हैं कि हम 60% जो है प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड जो यूपीएससी के पैटर्न पर रखेंगे, 69 लेवल का यूपीएससी के पैटर्न पर रखेंगे। लेकिन क्या जो है कोई भी प्रश्न यूपीएससी स्टैंडर्ड लेवल का था। हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को भी एक पत्र लिखा है कि आपका जो एक्सपर्ट कमेटी है इन प्रश्नों पे जो है विचार करे, क्या ये यूपीएससी लेवल का है। तो छात्रों को लगातार आपने मिसलीड किया और जो अतुल प्रसाद द्वारा जो एक विश्वसनीयता जो बरकरार थी उसी विश्वसनीयता को छात्रों ने प्रोसीड किया और जो है अपनी तैयारी की। और आपने क्या किया, उस पूरे के पूरे एस्टेब्लिश जो है स्टैंडर्ड को अपने ध्वस्त कर दिया। और छात्र आज भी जो है संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार और न्याय की मांग कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, लगातार जो है डिबार कर रहे हैं, छात्रों को मार्किंग कर रहे हैं। पता नहीं जो है आप कौन सी कानूनी शक्ति आपको मिल गई है। ये काम जो है न्यायालय का है और जो है न्यायालय से भी इस संबंध में विचार किया जाना चाहिए। बस मेरा इतना कहना है कि आप अपनी संवेदनशीलता दिखाइए, जो विश्वसनीयता जो अतुल प्रसाद जी ने एस्टैब्लिश किया था उसको कंटिन्यू कीजिए और जिससे जो है छात्रों में लोक सेवा आयोग को लेकर जो है एक जो है आस्था और श्रद्धा बना रहे। मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। अलग अलग जगह पे जो है ना हमारा इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए मतलब भ्रमित किया जाता है कि ये हमारा बस एक ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इसकी जननी है और सही से बातों को उठाता रहा है और ये है शिक्षा सत्याग्रह। आप गूगल से इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं या शिक्षा सत्याग्रह लिख करके आप जुड़ सकते हैं और कोई हमारा माध्यम नहीं है बच्चों से जुड़ने का। मैं वही हिमांशु हूँ जिसका नाम आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया। मेरा कहना है कि उन्होंने कहा डिबाट की बात। खतरा मुझे भी है कि मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है क्योंकि मुझे गलत दिखा, वो सामने दिखा, जो सामने मुझे दिखा गलत है उसका विरोध किया मैंने और डिबाट खतरा मुझे भी है। और जहाँ तक बात है डिबाट की, तो सबसे पहले भ्रमित आयोग के अध्यक्ष ने की। उन्होंने बोला कि 6 तारीख से पहले मैं नॉर्मलाइजेशन ला सकता हूँ। 6 तारीख को अगर हम मार नहीं खाते तो ये मुद्दा 12 तारीख तक जाता है। एग्जाम हॉल में जैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और मारते भी हैं, हमारी मानसिक पटाना भी होती है और वो बोलते हैं डिबाट उनको होना चाहिए। और मेरा नंबर 98 है, वो बोलते हैं नॉन सीरियस है। 98 कैसे आ गया? और वो बोलते हैं कट ऑफ 91 गया है, वो कट ऑफ गया है 91 गया है। मैं बोलता हूँ कि सरस्वती बीपीएससी में कट ऑफ 113 था। क्यों था? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसकी वजह से 91 कट ऑफ गया है। और नेगेटिव हो जाता जब कट ऑफ 115 होता। मैंने आंकड़ा मिलाया, क्लास में सब कुछ जो किया है उसके बता रहा हूँ कि कट ऑफ 115 जाता और आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ 91 गया है। और एक बार बोला कि एक प्रश्न है जिसमें बच्चे का 50,000 बच्चों ने उसको गलत किया है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक डाटा निकालिए कि उस बच्चे को, उस क्वेश्चन को जिसने गलत किया है उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ है। कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है? उनका पक्का रिजल्ट हुआ होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्या होती है परिस्थितियाँ अभ्यर्थी जानता है और आप कैसे आप लगा रहे हैं बच्चों वाला एकदम तो सवाल कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। धन्यवाद। एक बात और इसी क्रम में मैं बोलता हूँ कि कल एक लाइन बोला गया प्रेस पीसी में कि बच्चे जो हैं वो अफवाहों पे ध्यान न दें, मेंस की तैयारी करें। तो माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब, सबसे पहला जो अफवाह उड़ाया है वो आपने ही उड़ाया है, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी के लेवल के सवाल आएंगे बोलकर हम लोग से किस लेवल का स्तरहीन सवाल पूछा गया वो सबने देखा है, पूरी दुनिया हंस रही है उसमें। तो इस बात को लेके हम लोग अभी भी उसके खिलाफ है, इसीलिए बैठे हुए हैं। ये अफवाह आप लोग कर रहे हैं और भ्रामक न्यूज़ फैलाने पे 3 साल तक डिबार किया गया है बच्चों को, भ्रामक न्यूज़ फैलाने पे। जबकि भ्रामक न्यूज़ तो आप ही फैला रहे हैं, तो क्यों ना आपको भी डिबार किया जाए। कल चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, उसको किस तरह से स्टूडेंट्स देख रहे हैं? चेयरमैन नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, चेयरमैन पे ऑलरेडी PIL फाइल किया जा चुका है। उनकी नियुक्ति के SOP में काफ़ी ज़्यादा ब्रीचेज हैं, उनकी नियुक्ति संदिग्ध है और मामला जो अभी सर्वोच्च न्यायालय में है, तो शायद इसलिए वो अनुपस्थित रहे होंगे। एक और इल्ज़ाम लग रहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो वहीं मौजूद थे कि स्टूडेंट्स जो बोल रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 1400 करीबन लोगों को माइनस में मार्क्स आया, मतलब कि 0 से भी नीचे नेगेटिव मार्किंग है। उस पर क्या बोले? अगर बहुत इजी क्वेश्चन था
तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आया, ये प्लीज़ क्लियर कर दें आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में सुनिए यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में 5 से 6 हज़ार लोग का नंबर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेट करके अगर 1400 लोग नेगेटिव में जा रहे हैं तो कोई कंपैरिजन करने की बात ही नहीं है। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है, कुछ लोग नेगेटिव होंगे जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे पे आप यूपीएससी कभी नहीं हंसता है बच्चों के ऊपर, लेकिन ये आयोग इतनी इंसेंसिटिव है कि बच्चे को नेगेटिव आ रहा है तो हंसती है, मतलब कि बच्चों के भावनाओं को कोई सम्मान ही नहीं है। और हमें बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, नॉन सीरियस है, हम लोग सम्मान करते हैं भाई। आज गिरा है तो गिर के संभलेगा, उठेगा और आगे चलेगा। आप उसको इस तरह से तो हंस के मजाक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक जिम्मेदार बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, आपको अभिभावक हो, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, आपको बोलना चाहिए वो आगे बढ़ के और अच्छा करे। लेकिन बुरा लगा आप लोग पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर छात्रों के ऊपर हंसने का काम करते हो। और एक मेरा दोस्त है जो कि ये पास है, ठीक है, ये आपको ये भी आ रहा था सवाल कि पास होके भी लोग फेल हो रहे हैं, ये आपको बताएगा। थोड़ा सा खड़ा होकर आगे हो गया। मेरा बस इतना ही कहना है कि ये जो आयोग के द्वारा जो हम लोग को बार बार, बल्कि ये बात स्टेटमेंट आयोग का है कि हम लोग मुट्ठी भर छात्र हैं और तथाकथित हम लोग उपद्रवी हैं और असामाजिक तत्व हैं। तो एक बात बताइए, ये कैसा पारदर्शिता है जिसमें कि एक रूम में सीरीज में कभी ट्रिपलेट बना करके, कभी डुप्लेट बना करके और सारा का सारा लिखा जा रहा है। और ये वो है जो आप री एग्जामिनेशन करा करके और तब रिजल्ट जारी किए। ये बापू सभागार परीक्षा का है जो 22 सेक्टर पे विभक्त हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं? एक मिनट। ये तो खैर इट्स अ जोक्स अपार्ट, लेकिन जो रियल फिगर है वो यहाँ देखिए। ये पूरा 70वीं का रिजल्ट है जिसमें कि हम लोग जो चिल्ला के बोल रहे थे कि सर ये 28 सेंटर और 32 प्लस सेंटर में भी कुछ ना कुछ बात हुई है। इसमें बाई पन्ना देख लीजिए, किसी में तो एकदम सीरीज में है, जैसा ऐसा लग रहा है कि रूम में बैठा करके 12-15 आदमी को पास करा दिया गया है। देखिए, आप जितना पन्ना नहीं पलटिएगा उससे ज़्यादा इन लोग का करामात सामने आएगा। ये देखिए, अब क्या चाहिए? यूयू का जांच चाहिए, सबूत चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, माननीय क्या चाहिए आपको? व्हाट यू वांट? अगर सच में अगर ऐसा लगता है कि हाँ इस पे संज्ञान लेना चाहिए तो आपको सच में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है और आपका ड्यूटी है। ठीक है, हम लोग आज भी आपसे गुहार ही लगा रहे हैं, प्लीज़ इस बात को अपने अंदर लीजिए और संज्ञान लीजिए। फोन लेके आना।